हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। दिखाई हाँ हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है मैडम। हाँ, ओके। जी 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 सर, जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। नया साल है, नया दिन है, और आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा लेट हो गया हमें ज्वाइन करने के लिए, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था। हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये लेक्चर लिया था कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पेपर पैटर्न कैसा आएगा और किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। आज रिवीजन लेंगे हम लोग उसी का जो लास्ट टाइम आपको करवाया था। तो पहले तो अभी आज हम लोग अनुक्रमणिका से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अनुक्रमणिका पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोगों को चैप्टर है कितने। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 25% पोर्शन आप लोगों का कम हो चुका है, और 25% पोर्शन कम होने के बाद जो चैप्टर्स आपको बचते हैं वो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अब जो पोर्शन कम हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पर क्रॉस करके दिखाया है। जो मैंने कट किया है वो पूरक पठन है, क्योंकि मैं भी आपको आज क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 1 का अ और आ बताने वाली हूँ। इसलिए हम लोग केवल पाठ की चर्चा करेंगे, हम कविता पर या पूरक पठन पर नहीं जाएंगे। इसीलिए मैंने पूरक पठन और कविताओं को कैंसिल कर दिया, मैंने कट कर दिया है। और जिसको मैंने क्रॉस का निशान लगाया है वो जो है आने वाला ही नहीं, एग्जाम में ही नहीं आने वाला है। वो चैप्टर ही आपके सिलेबस से इस साल के लिए कम कर दिया गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं, इस साल के लिए कम कर दिया गया है। तो ये जो मैंने ब्लू पेन से डॉट लगाया, निशान लगाया है, वो जो है वो आपको इस बार एग्जाम में आने वाला है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो नाम चर्चा, मेरी स्मृति, दो संस्मरण, गुरुदेव का घर, दो लघु कथाएं, और दूसरी इकाई में से चीफ की दावत, जानता हूँ, मानस का हंस। ये इतने लेसन्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं, यानी आप देखो कि आपके पोर्शन कितना कम हो गया है। अभी बाकी जो है वो कविताएं हैं या पूरक पठन है। तो कविता या पूरक पठन की बातें हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज चर्चा करेंगे कि प्रश्न क्रमांक 1 का अ और आ हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये जो ब्लू पेन से मैंने डॉट लगाया है, निशान लगाया है, ये चैप्टर्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि प्रथम इकाई में आप देख रहे होंगे कि 4 जगह मैंने ब्लू डॉट लगाया है। नाम चर्चा, उसके बाद मेरी स्मृति, दो संस्मरण, गुरुदेव का घर, दो लघु कथाएं। ऐसे मैंने दूसरी इकाई में भी 3 जगह ब्लू डॉट से निशान लगाए हैं। तो आप इतना समझ जाओ बच्चों कि यही आपका एग्जाम का पोर्शन है। आपको प्रश्न क्रमांक 1 का अ और आ के लिए ये प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई से इतने पाठों की तैयारी करनी है। पहले तो प्रश्न क्रमांक 1 जो मैंने आपको अपने लास्ट दिसंबर के लेक्चर में बताया होगा कि ये टोटल 20 नंबर के लिए आता है। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 का अ होता है जो 7 नंबर के लिए होता है, आ होता है वो 7 नंबर के लिए होता है, और ई होता है जो 6 नंबर के लिए होता है, और वो अपठित गद्यांश होता है। अपठित यानी जो आपके पाठ में नहीं होता है, वो पैराग्राफ बाहर से आएगा। तो ये तो आपका जो है बाइफरकेशन हो गया कि किस तरह से आपके मार्क्स को डिवाइड किया जाएगा। अब आप देखिए कि प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई में जिन पाठों को मैंने टिक किया है, आपको प्रश्न क्रमांक 1 का अ और आ में वही पाठ आने वाले हैं, यानी आपको उसी पाठ की तैयारी अच्छी तरह से करनी है। ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आप लोगों का 25% पोर्शन कम कर दिया गया है। आप लोगों की एग्ज़ाम भी जल्दी मार्च में तो नहीं होने वाली है। तो ये इस तरह से आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा टाइम है, और टाइम होने के साथ-साथ तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा समय भी है, और आपके पास ये मौका है कि आपको पूरा 100% पोर्शन नहीं पढ़ना है। आपको उसमें से 25% सीधे-सीधे कम कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का, और आपको क्या-क्या कम हुआ होगा ये आपके टीचरों ने आपको बताया होगा। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, यानी ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसका फ़ायदा उठाइए और बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आइए। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा अनुक्रमणिका का पोर्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि किस तरह से पेपर हमें सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न क्रमांक 1 का अ 7 नंबर का होता है, 7 मार्क्स। 7 नंबर का डिवाइडेशन किस तरह से किया जाता है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक आपके पाठ में से पैराग्राफ आएगा, और उस पैराग्राफ में से कुछ कृतियाँ दी जाएँगी, कृतियाँ यानी कुछ प्रश्न दिए जाएँगे। और कृतियाँ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डायग्राम बने होते हैं, डब्बे बने होते हैं, उन डब्बों के बीच लिखना होता है, या एरो बना होता है, उस एरो के सामने लिखना होता है, या इक्वल टू का निशान होता है, तो उस इक्वल टू के सामने लिखना होता है। यानी इस तरह से जो है इसके अंदर, इसलिए हम इसे कृतियाँ कहते हैं। दूसरा ये है
कि पैराग्राफ पढ़ना है आपको और पैराग्राफ से ही उस प्रश्नों के उत्तर को ढूँढ के लिखना है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान है, आपको प्रश्न उत्तर याद तो करना नहीं है। आपके लिए एक अच्छा ये है कि आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज का ऐसे ही आपको पैराग्राफ आते हैं, प्रश्न आते हैं और आप उसके उत्तर को ढूँढ कर लिखते हो। तो इस तरह से ये भी आपको एक पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ पे आपको कृतियाँ दी जाएँगी। कृतियाँ यानी पहली कृतियाँ 2 नंबर के लिए होगी, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहली कृति 2 नंबर के लिए होती है, दूसरी कृति जो है वो 1-1 नंबर के लिए या फिर कभी-कभी 2 नंबर के लिए भी एक आ जाता है या फिर 1-1 नंबर का वो लोग बाइफरकेट कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी सारी कृतियाँ आपको 1-1 मार्क्स की आएँगी आगे। तो ये सारी कृतियाँ आप जब करोगे, तो इसके अंदर एक होता है जो स्वमत के प्रश्न आते हैं कई बार। अब ये जो कृतियाँ आती हैं बच्चों उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसके अंदर व्याकरण हो सकता है, लिंग परिवर्तन, वचन बदलो या फिर आपको कारण बताओ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो सकता है या फिर कारण लिखो या सुझाव देना है। यानी आपको इस तरह से प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएँगे और या प्रवाह तालिका पूर्ण करो, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रवाह तालिका यानी कि डब्बे बने होंगे, उस डब्बे के अंदर आपको उत्तर लिखना है। अब जब आप परीक्षा लिखोगे, तो आपको पहली बात तो ध्यान में ये रखनी है कि जब आप इस तरह का प्रवाह तालिका पूर्ण करो, यानी जब आप डब्बे के अंदर उत्तर लिखते हो, तो आप क्या करते हो कि आप स्केल निकालते हो, पेंसिल निकालते हो और बहुत अच्छे से डब्बे बनाने की शुरुआत करते हो। आपको वो नहीं करना है। आपको पेन से जिस पेन से आप उत्तर लिख रहे हो यानी ब्लू या ब्लैक पेन जो भी आपने यूज़ किया है, जो भी जिससे भी आप लिख रहे हो, उसी पेन से आपको बिना स्केल का यूज़ किए आपको डब्बा बना देना है हाथ से ही, अगर आपकी लाइन सीधी आती है तो। अदरवाइज़ उसी पेन से आप स्केल का यूज़ करके डब्बा बना सकते हो। कहीं आपका कोई नंबर जाने वाला नहीं कि आप बहुत अच्छा डब्बा बनाओ, एकदम सीधा-सीधा होना चाहिए। पेंसिल से ही आपको बनाना है ताकि वो दिखने में आकर्षक लगे, अच्छा लगे। नहीं बच्चों, ये विज्ञापन नहीं है कि आपको बहुत आकर्षक तरीके से तैयार करना है उसको। ये प्रश्न उत्तर है और आपको इसको इसी तरह से लिखना है जिस पेन का प्रयोग आप उत्तर लिखने के लिए कर रहे हो, सेम उसी पेन का प्रयोग आपको डब्बे बनाने के लिए भी करना है। अगर आपको एरो का निशान बनाना है तो भी उसी से बनाना है, आपको डब्बे बनाने हैं तो भी उसी से बनाने हैं। ठीक है बच्चों? तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं 7 नंबर में। प्रभात तालिका तो डेफ़िनेटली आएगी पहला प्रश्न 2 नंबर के लिए और जो उसके आगे के जो 5 नंबर होते हैं, उनमें आपको उत्तर दीजिए यानी एक वाक्य में उत्तर हो सकता है, एक शब्द का उत्तर हो सकता है, कारण लिखो हो सकता है या फिर आपको लिंग परिवर्तन हो सकता है, प्रत्यय और उपसर्ग लगा के नए शब्द बनाने हो सकते हैं या प्रत्यय उपसर्ग पहचानना हो सकता है। विलोम शब्द आ सकता है यानी अपोज़िट वर्ड। विरुद्धार्थी शब्द आ सकता है, समानार्थी शब्द आ सकता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ सकता है। ये पैटर्न होता है किस तरह से आपको जो है पेपर आने वाला है यानी 7 नंबर जो किस तरह से डिवाइड होगा। तो ये जो है ये आपका 7 नंबर का डिवाइडेशन है। आगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो मैंने आपको बताया कि कारण लिखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह से आपको पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आ जो है वो 7 नंबर का जो बाइफरकेशन होता है, वो इसी तरह से होता है। ठीक है बच्चों? अब जो अगला प्रश्न क्रमांक 1 का आ होता है, इसके अंदर भी सेम पैटर्न होता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि इसके अंदर हमेशा स्वमत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न क्रमांक 1 अ में भी स्वमत पूछा जाता है और स्वमत क्या होता है? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्वमत हम किसे बोलते हैं? स्वमत का मतलब होता है कि मेरा मत। स्व मतलब मेरा और मत मतलब मेरे विचार। तो आपको उस प्रश्न के उत्तर में अपने विचार लिखने होते हैं। अब अपने विचार सभी बच्चे अच्छी तरह से लिख नहीं पाते हैं। कुछ बच्चों को प्रश्न समझ में आता है, कुछ बच्चों को वो प्रश्न समझ में ही नहीं आता है। तो अगर प्रश्न ही हमको समझ में नहीं आया, तो हम विचार लिखेंगे कैसे? तो कई बार ये डिफ़िकल्टी होती है, ये प्रॉब्लम आती है कि आपको प्रश्न समझ में ही नहीं आता है। आप प्रश्न अगर आपको समझ में आ जाता तो आप शायद लिख भी लेते, लेकिन आप प्रश्न समझने में दिक्कत होती है आपको, आप लिख नहीं पाते हो। तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर को लिखते समय आप क्या करोगे? तो आप इतना समझ लो कि जिस पैराग्राफ से रिलेटेड वो प्रश्न पूछा जाता है, स्वमत वाला प्रश्न, उसी पैराग्राफ में उसका उत्तर होता है। हालाँकि हमको अपने विचार लिखने होते हैं, लेकिन मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप उस प्रश्न को समझ ना पाओ और उसका उत्तर लिख ना पाओ। क्योंकि जब हम समझते हैं तभी हमें कोई चीज़ याद होती है और तभी हम उसके बारे में लिख सकते हैं। बिना समझे तो सिर्फ़ वही बच्चा लिख सकता है जो रट्टा मारता है, बराबर है? और मेरा मानना तो ये है कि होशियार बच्चे वही होते हैं, जो सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ करके और फिर उसके उत्तर को लिखें या उसे याद करें।
तो वो चीज़ें हमेशा तो आपके ध्यान में रहती हैं। रट्टा मारने वालों का नुकसान ये होता है कि अगर वो कोई भी चीज़ भूल जाते हैं, बीच का एक पॉइंट भी भूल जाते हैं, वो सारा उत्तर भूल जाते हैं, आगे वो लिख ही नहीं पाते हैं। तो स्वमत वाले प्रश्न, जैसा प्रश्न क्रमांक 1 का आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो इसमें भी सेम वैसे ही होता है, प्रभात तालिका पूर्ण करो आता है, मतलब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि महात्मा गांधी के स्वयं के बारे में विचार और 4 जो है बॉक्स बने हुए हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है उत्तर, सेम इसी तरह से। आप ऐसा नहीं लिखोगे कि महात्मा गांधी के विचार फिर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे यहाँ पर प्रभात तालिका बनाई गई, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट बनाया गया है, बॉक्स बनाए गए, इसी तरह से आपको बॉक्स बनाना है। आप पहले उत्तर लिख लो और फिर 4 बॉक्स बना दो। तो कई बार क्या होता है कि आप बॉक्स बना देते हो, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि ये उत्तर जो है वो काफ़ी बड़ा है, वो इस बॉक्स में नहीं आ पाएगा। अब क्या किया जाए? तो वो आप उसको फिर कट-पिट करते हो। और हमेशा जब बोर्ड का पेपर आप लिखते हो, तो आप ये ध्यान में रखो कि आपका जो प्रेज़ेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी हर प्रश्न के उत्तर को आप इतनी अच्छी तरह से लिखो और उसको दिखाने का तरीका आपका इतना अच्छा, यानी नीट एंड क्लीन, साफ-सुथरा एकदम, स्पष्ट शब्दों में लिखो, स्पष्ट वाक्य लिखो, मात्राएँ सही लगाओ और उस उत्तर को इतने सटीक और अच्छे ढंग से लिखो कि चेक करने वाला एक बार आपके उत्तर को देखकर खुश हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रेज़ेंटेशन इतना बढ़िया होता है और उत्तर में कहीं छोटी-मोटी मिस्टेक भी होती है, लेकिन जब एग्ज़ामिनर पेपर चेक करता है, उसे लगता है कि नहीं, थोड़ी मिस्टेक है लेकिन इस पे इसके नंबर कट नहीं होने चाहिए क्योंकि इस बच्चे का प्रेज़ेंटेशन बहुत बढ़िया है। तो कभी भी कट-पिट मत करो बार-बार, कि एक बार कट किया, फिर लिखा, फिर कट किया, फिर लिखा, नहीं। जब आप एकदम 100% श्योर हो कि आप जो लिख रहे हो उत्तर वो एकदम सही है, तब लिखने की शुरुआत करो। इसीलिए हमेशा सही पेपर लिखने का तरीका यही होता है कि जो प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, आप उस प्रश्न से अपने पेपर की शुरुआत करो। जो प्रश्न आपको बहुत कम आता है, आपको लगता है इसमें आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बराबर से याद नहीं है, उसे हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करो। क्योंकि अगर आप प्रश्न क्रमांक 1 आप पहले कर रहे हो और आपको प्रश्न क्रमांक 1 आ ही नहीं रहा है, तो आप उसको पढ़ोगे, सोचोगे, समझोगे, इतने में आपका बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा और आपके पास बोर्ड में सिर्फ़ 3 घंटे का समय होता है और उस 3 घंटे में भी 15 मिनट आपके बारकोड स्टिकर, होलोग्राफ स्टिकर, सिग्नेचर करना, सप्लीमेंट अटैच करना, इन सब में चले जाते हैं। तो आपके पास केवल ढाई घंटे का वक़्त बचता है। तो ढाई घंटे में आपको 3 घंटे वाला काम खत्म करना है, यानी आपको वो आधे घंटे भी एडजस्ट करने हैं। इसीलिए हर प्रश्न को जो आपको अच्छी तरह से आता है, उसे पहले करने की शुरुआत करो। सिर्फ क्वेश्चन नंबर बराबर डालो, प्रश्न क्रमांक बराबर डालो, ताकि चेक करने वाले को प्रॉब्लम नहीं हो। और कभी ऐसी गलती मत करो कि प्रश्न क्रमांक 1 का अ और आ इधर कर दिया, ई मुझे नहीं आता, ई मैं लास्ट में करूँगा। ये सही तरीका नहीं होता है। अगर आपको ई नहीं आता, आप ई के लिए जगह छोड़ो, सारे क्वेश्चन कर लो, बाद में फिर ई करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, चेक करते वक़्त हमने इसके नंबर यहाँ पे दे दिए, बाद में लास्ट में चेक करते-करते हम पहुँचते हैं और मालूम पड़ता है अरे! इसने ये यहाँ पे लिखा है। वो एक बैड इंप्रेशन होता है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, लेकिन मैं एक अच्छे प्रेज़ेंटेशन की बात कर रही हूँ। अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको ये चीज़ नहीं आती है, तो आप उसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। तो सेम जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 1 का देखा, आ देखा, उसी तरह से हम प्रश्न क्रमांक 1 का देखेंगे। अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आ जो है सेम ऐसे 2 नंबर का लिए प्रभात तालिका आपकी आएगी और आगे 2 नंबर के लिए कोई और क्वेश्चन इसके अंदर ग्रामर वगैरह, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 2-2 नंबर का वो प्रभात तालिका दे सकते हैं आपको और एक 3 नंबर का आपको आता है स्वमत वाला प्रश्न। देखो बहुत बड़ी बात है। 3 नंबर के लिए स्वमत यानी कि बहुत बड़ी बात है और ऐसे 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं जो आपको अपने विचार लिखने हैं। आपको अपना मत लिखना है। अब इसके अंदर से पूछा पूछा था ना गांधी जी पर आपको श्रम ही पर्याय, मेहनत ही एक पर्याय है, उसके बारे में आप लिखो। तो आपको करना क्या है? अब आपको मालूम है कि मैं इस प्रश्न को समझ नहीं पा रही हूँ, अरे ये प्रश्न क्या है? पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है और 3 नंबर है। बोर्ड एग्ज़ाम में तो 1 नंबर भी छोड़ना बहुत घातक हो सकता है आपके लिए। आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं, पहला टारगेट तो आपका यही होना चाहिए कि मुझे हर एक प्रश्न को करना है, कोई भी प्रश्न क्रमांक मुझे छोड़ना नहीं है, तभी आप अच्छा परसेंटेज ला पाओगे। तो अब जैसे ये प्रश्न आपको आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया कि जो भी स्वमत वाले प्रश्न आते हैं, वो स्वमत वाले प्रश्न आपको ऊपर दिए हुए पैराग्राफ से ही दिए जाएँगे। तो आपको करना क्या है, अगर आपको नहीं आता है, तो आप ऊपर के पैराग्राफ से उस प्रश्न के उत्तर से संबंधित लाइनें जो हैं आप उत्तर में लिखोगे। इससे आपको 3 नंबर तो नहीं मिलेगा बच्चों, लेकिन
आपको 1.5 नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे। मतलब 1.5 या 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्हें प्रश्न समझ में नहीं आए। जिन्हें प्रश्न समझ में आता है और जो अपना विचार लिख सकते हैं, वो बच्चे अपना विचार ही लिखेंगे। वो ऊपर के पैराग्राफ को उतार करके कभी नहीं लिखेंगे, ये गलत होता है। ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो एकदम बोर्ड एग्जाम है और उन्हें मालूम है कि ये प्रश्न समझ में आ ही नहीं रहा, आप क्या करें, आप क्या करें? तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप समझ सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो, तो उतना जगह छोड़ दो, आगे के प्रश्न पे चलो और उसके बाद सोच समझ के उसका उत्तर लिखो, अपने विचार लिखो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको समझ ही नहीं पा रहे हो, आप अपने विचार लिख ही नहीं पाओगे, तब ऊपर जो पैराग्राफ दिया है, उसमें से 4-5 लाइनें उठा करके आप लिख दो। अब 3 नंबर का प्रश्न है, ज़ाहिर-सी बात है 3 नंबर के प्रश्न के लिए कम से कम आपको 6 लाइनें लिखनी होंगी, यानी 6 वाक्य आपको लिखने होंगे 3 नंबर के लिए। तो आपको 6 वाक्य जो है, उस पैराग्राफ से ढूँढ करके आपको लिखना है और उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, करके ही आना है। तो जिस तरह से मैंने आपको बाइफरकेट करके बताया कि प्रश्न क्रमांक 1 का जो है वो 7 नंबर के लिए आता है, 2 नंबर के लिए प्रवाह तालिका पूर्ण करो और बाकी जो 5 नंबर होता है उसका बाइफरकेशन उत्तर लिखो, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखो, कारण लिखो या फिर लिंग परिवर्तन, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ, विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस तरह से उसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न क्रमांक 1 का जो होता है, उसके अंदर 2 प्रवाह तालिका दी होगी, कृपया पूर्ण करो आपको आएगा। उसके अंदर आपको बॉक्स बने होंगे, उस बॉक्स के अंदर आपको उत्तर लिखने होंगे। 2 नंबर का है तो 2 बॉक्स बना होगा, कई बार 2 नंबर के लिए 4 बॉक्स बना होता है, यानी आधे-आधे नंबर के लिए वो डिवाइड होता है। अगर आपको 3 ही बॉक्स भर पाते हो, आप चौथा नहीं आपको आ रहा समझ में, तो आपको तो भी 1.5 नंबर मिलेगा। आप ऐसा मत सोचना कि मैंने 3 ही बॉक्स भरा तो मेरा 0 हो जाएगा मार्क्स, ऐसा नहीं है। अगर आपने 3 ही बॉक्स भरा, आपको 3 ही उत्तर मिल रहा है उसमें से, तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा। लेकिन आप कोशिश करो कि आप चारों बॉक्स भर कर आओ, चारों के उत्तर लिख कर आओ। अगर उसमें एक आध उत्तर गलत भी हो जाता है, तो आपको 1.5 नंबर तो मिलना है। छोड़ने की बजाय मैं चाहती हूँ कि आप कोशिश करो, उस पैराग्राफ को पढ़ करके उसके उत्तर को लिखो। आप पैराग्राफ को एक बार सही ढंग से, अच्छे तरीके से पढ़ो, घाई-घाई मत करो, क्योंकि आपकी आदत होती है, आप इतना टेंस होते हो, इतने परेशान होते हो पेपर लिखते समय कि आप एक प्रश्न पढ़ते हो, फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो, फिर प्रश्न पढ़ते हो, फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो, क्योंकि आप बहुत टेंस होते हो कि कैसे करें हम? किस तरह से हमें करना चाहिए? तो ऐसा मत करो, आप एक ही बार पैराग्राफ पढ़ो और सही तरीके से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। ताकि आपको पैराग्राफ समझ में आए और जब एक बार आप पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लोगे, तो उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद फिर आप जो है, उसके उत्तर को भी आराम से लिख लोगे। जिस तरह से हमें कहानियाँ याद हो जाती हैं, इसी तरह से जब पैराग्राफ भी आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, आपको पैराग्राफ याद हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का 7 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए। ये 14 नंबर का आपका डिवाइडेशन मैंने आपको बताया और किस तरह से आपको पेपर लिखना है, मैंने ये आपको बताया। कि कारण लिखो अगर आया तो आपको कारण ही लिखना है, कि किस कारण से ये हुआ है। अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया है, तो आपको अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द लिखना है। ठीक है? हम बोलते हैं ना कि जहाँ खाना बनता है, तो हमने बहुत सारे शब्द यूज़ किए, जहाँ खाना बनता है, आपको एक ही शब्द में उसका उत्तर लिखना है, रसोई घर। जहाँ विद्यार्थी शिक्षा लेते हैं, विद्यालय। समझ में आ गया? इस तरह अनेक शब्द होंगे, उसके लिए आपको एक शॉर्टकट शब्द आपको लिखना होगा। वो भी आपको पैराग्राफ से ढूँढ कर ही लिखना होगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा वो। आपको पैराग्राफ से ही ढूँढना है उस उत्तर को और आपको लिखना है। तो ये और आ और जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 का ई है अ, इसके अंदर आपको अपठित गद्यांश आएगा। अपठित का मतलब क्या होता है बच्चों? अपठित का मतलब होता है कि वो पैराग्राफ जो आपके पाठ में नहीं दिया हुआ है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके हिंदी की बुक में नहीं है। ऐसा एक पैराग्राफ जो बाहर से कहीं से भी दिया जाएगा और उस पैराग्राफ से आपको उत्तर लिखने हैं, 6 नंबर के लिए होता है। लेकिन ये पैराग्राफ जो है बहुत ईज़ी होता है, आपको फटाफट इसके उत्तर मिल जाते हैं। आप सोचोगे अपठित है तो पता नहीं कठिन आ सकता है, कैसे करेंगे? लेकिन कोई कठिन नहीं होता है। अपठित में भी आपको पैराग्राफ से उत्तर फटाफट मिल जाएँगे। आपको करना क्या है बस पैराग्राफ को पढ़ना है अच्छी तरह से और उसके उत्तर को लिखना है। 6 नंबर का होता है, तो इसके अंदर आपको 2-2 नंबर का इस तरह से डिवाइडेशन होता है। ठीक है? प्रश्न क्रमांक 1 का आपको दूसरी मैडम पढ़ाने वाली हैं, वो आपको बताएँगी कि किस तरह से उसके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का और ये मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। हाथ उठाओ बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो।
लोकेश पटेल। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। हेलो। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। लोकेश बोलो। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ तुमको, तुम बोलो। हेलो। लोकेश बोलो। लोकेश बेटा, आपको मैं सुन पा रही हूँ, आप बोलिए, आपको क्या पूछना है। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाओ। प्रतिमा प्रतिमा। माइक चालू करो प्रतिमा। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम प्रश्न क्रमांक 1 जो आ और ई है, तो आपने जो ई बताया वो अपठित है, तो उसमें कितने हाँ, मार्क्स के लिए आएगा? वो 6 नंबर के लिए आएगा, और वो जो पोर्शन है वो कल जो मैडम पढ़ाएंगे ना वो कवर करने वाली हैं। तो जब वो ई का आपको पढ़ाएंगे तो वो जितना बताएंगे आप सुन लेना। और ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 में जो अ है उसमें शब्द संपदा भी आएगा क्या मैम? वो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया बेटा, शब्द संपदा भी आ सकता है, कारण लिखो आ सकता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ सकता है, लिंग परिवर्तन आ सकता है, वचन बदलो आ सकता है। इससे पहले ठीक तो है। मैम हमने यही बताया था कि प्रश्न क्रमांक अ है जो उसमें सिर्फ एक कृति आएगा, संजाल पूर्ण कीजिए, 2 हम्म। कृति आएगा और उसके बाद है ना सिर्फ एक स्वमत के लिए 3 अंक के लिए हाँ आएंगे। मैंने हाँ मैंने आज भी बताया ना कि प्रश्न क्रमांक 1 के आ शब्द में भी संपदा स्वमत में पूछा जा सकता है। हाँ, लेकिन और शब्द ना, संपदा में मैम ये प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग ये सब नहीं आएंगे ना, ये तो सिर्फ इसमें ही आएंगे ना, पद्य विभाग में। नहीं नहीं, ऐसा किसने बोला? नहीं, इसके उपसर्ग और पहले अन्य सेशन में हमने ऐसा सुना था, इसके लिए मैम मैं आपसे कंफर्म कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी बेटा। होगा। शब्द संपदा का मतलब ये होता है कि उसमें उपसर्ग विलोम शब्द इस हाँ, तरह वो के। पता है मैम, लेकिन हमें बताया गया था जो पठित गद्यांश रहेगा ना उसमें शब्द संपदा नहीं आएगा, इसके लिए मैं अच्छा, कंफर्म नहीं नहीं कर नहीं, रही थी। नहीं नहीं, आएगा आएगा, आ सकता है। देखो इसके अंदर भी 2-2 नंबर की कृतियां और एक स्वमत पूछा जा सकता है, या अगर वो कृतियां नहीं पूछेंगे तो उस कृतियों को वो एक एक नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास जो पेपर पैटर्न होगा, यानी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, अगर लास्ट ईयर के बच्चों का, या इस साल अभी तो मार्केट में आया नहीं होगा, लेकिन लास्ट ईयर के बच्चों का क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो आप उसमें देख सकते हो। उसमें 5 पेपर दिए हुए हैं, अगर आप उसे कर लोगे तो आपका तैयारी एकदम जो है वो पक्की हो जाएगी। ओके, ठीक है मैम। लोकेश पटेल। पता ये कौन कौन से चैप्टर नहीं आने वाले एग्जाम में? मैंने आपको अनुक्रमणिका दिखाई थी, आप नहीं थे तभी स्टार्टिंग में लोकेश। मैंने अनुक्रमणिका बताई थी बेटा, और 25% पोर्शन जो कम हुआ है वो आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि क्या क्या कम हुआ है। लेकिन मैम मेरे को मालूम नहीं चला, आपने बताया लेकिन। मैंने जो बताया वो आपने सुना नहीं। अभी हाँ आपको मैम, स्क्रीन एक दिख बार रहा है? फिर से मतलब स्क्रीन आपको शेयर स्क्रीन कर दिख दिए। रहा है? आपको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो लोकेश, आपको स्क्रीन दिख रहा है? देखो स्क्रीन में मैंने जो क्रॉस किया हुआ है रेड पेन से, क्रॉस का निशान लगाया है, वो चैप्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। जिसे मैंने क्रॉस लगाया है वो चैप्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ मैम दिख रहा है मेरे को। दिख रहा है ना? तो जिसको बेटा मैंने क्रॉस लगाया है ना, वो चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, 25% पोर्शन में वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे हिम हो गया, प्रण हो गया, ये पहली इकाई में से, ये हमको सिलेबस में नहीं आने वाला है। और दूसरी इकाई में से पहली कविता जो है संध्या सुंदरी, ये हमको नहीं आने वाला है। फिर अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये नहीं आने वाला है। और उसके बाद में टॉल्स्टॉय के घर दर्शन, ये हमें एग्जाम में नहीं आने वाला है। 25% पोर्शन में ये हमारे 5 चीजें कम हो गई हैं, 5 चैप्टर हमारे कम हो गए हैं। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो?
ओके मैडम। सर हो गया, फिर मैं